नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है क्रेडोज आईएएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं और आप लोगों को लगभग सूचना मिल भी गई होगी कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन ने हर एक व्यक्ति को चकित कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से वैकेंसीज का प्रेडिक्शन किया जा रहा है, भर भर की वैकेंसी आई हैं। और पूरे बीपीएससी के इतिहास के बारे में बात की जाए या सिविल सर्विसेज के इतिहास के बारे में बात की जाए तो ये पहली बार है कि इतनी बम्पर मात्रा में भर्ती देखने को मिली है। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर एक स्टूडेंट के लिए जो यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा है। क्योंकि अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो सभी एग्जाम के लिए पाठ्यक्रम लगभग समान ही देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत अंतर और स्तरों पे परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। लेकिन उस चीज़ पे हम अभी चर्चा करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम एक बार पूरे इस नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, वेली रोड, पटना, ये आपका 8450 के माध्यम से जो इसका पिन कोड है वहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 17वीं बीपीएससी के लिए जो वैकेंसीज दी गई हैं, वैकेंसीज आप देखेंगे तो पहली बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा किसी स्पेशल पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसी निकाली गई है। एक बार हम पोस्टों पे नज़र डालते हैं। पहली जो पोस्ट है आपके जिसे अनुमंडल पदाधिकारी वरीयता क्रम सहमार, जिसे बिहार प्रशासनिक सेवा के तौर पर देखा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 200 पोस्ट निकाली गई है और जिसमें महिलाओं के लिए स्पेशल 67 पोस्ट है बिहार पीसीएस यानी एसडीएम के लिए। और यहाँ पे अगर आयु सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर 22 वर्ष रखी गई है। दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, आपका पुलिस उपाध्यक्ष डीवाईएसपी की जो पोस्ट होती है वहाँ पर भी आप देखेंगे 136 पोस्ट यहाँ पर दी गई है इस बार। और यहाँ पर महिलाओं के लिए 43 पोस्ट के बारे में बात किया गया है। और न्यूनतम आयु सीमा की बात की जाए तो 20 वर्ष आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो पोस्ट हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 पोस्ट इसमें है। हम बड़ी बड़ी पोस्टों को यहाँ पर एक बार काउंट करते हुए चलेंगे। तो दूसरी जो सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वो राज्य कर सहायक आयुक्त जो होते हैं, बिहार वित्त सेवा के अंतर्गत इनका पदभार होता है। वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत इनका आता है ये जॉब की पोस्ट। और इसमें लेवल की बात की जाए तो 9th लेवल पे है। इसमें जो कुल पोस्ट दी गई है 168 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और महिलाओं की संख्या अगर बात की जाए तो 55 है और इसकी भी न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 22 वर्ष दी गई है। ठीक है, उसके बाद में अगर पोस्ट की बात की जाए तो जो बिगेस्ट पोस्ट के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो बिहार शिक्षा सेवा के अंदर ध्यान से देखिएगा 8वें नंबर पर यहाँ पर दिया गया है बिहार शिक्षा सेवा। ठीक है, प्रशासन उप संवर्ग शिक्षा विभाग के लिए लेवल 9 की जॉब है ये। और यहाँ पर भी वैकेंसी जो है 50 है, महिलाओं के लिए 10 सीट आरक्षित है और इसमें भी न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष दी गई है। ठीक है, ध्यान से एक एक चीज़ को देखते चलिएगा। पोस्ट के बारे में आप लोग यहाँ से अपने आप को ये भी बता सकते हैं कि हमें किस पोस्ट के लिए ज़्यादा स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है। उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि 300 पोस्ट तक भी, जितना आप देखते होंगे कि बीपीएससी में कुल पोस्ट आती थी उतना अब की बार एक एक पद के लिए पोस्ट निकली हुई है। और सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बात की जाए तो किस पोस्ट पे है तो वह है आपका ग्राम विकास पदाधिकारी जो होते हैं, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनका पद होता है, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये काम करते हैं। लेवल 7 के अंदर आती हैं चीज़ें। और इसमें जो टोटल सीट दी गई हैं वो आपकी 393 सीट है। इतनी तो वैकेंसी कभी बीपीएससी के द्वारा टोटल नहीं निकाली जाती थी जितना आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसमें 133 पोस्ट जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आयु सीमा यहाँ पर भी 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, पोस्ट दूसरी है यहीं पे राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, जिसे बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत रखा जाता है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत है। ये भी आपके लेवल 7 की जॉब है। और यहाँ पर भी जो वैकेंसी है वो 287 है। ये कम वैकेंसी नहीं होती है, 287 भी आप देखेंगे कि यूपी के अंदर जो आरओ का है उसमें मात्र 400 450 की पोस्ट है। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन और इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए बच्चे हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से बिहार ने जो युवाओं हैं वो उन युवाओं के लिए किस प्रकार से रोजगार के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई है। श्रम प्रवर्तन विभाग के बारे में बात की जाए तो 67 पोस्ट है। उसके बाद में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी जो होते हैं, पंचायती राज विभाग के अंदर काम करते हैं, इनमें भी 83 पोस्ट निकाली गई है। और उसके बाद में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 30 है। आयु वर्ग यहाँ पर भी 21 वर्ष रखा गया है।
उसके बाद में जो और बड़ी पोस्ट है वो आपूर्ति निरीक्षक जो होते हैं, ठीक है, बिहार आपूर्ति सेवा के अंदर, ये खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर भी आप पोस्ट की संख्या देखेंगे तो 233 पोस्ट दी गई है, 233, और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 75 है। तो और इनकी आयु सीमा भी 21 वर्ष रखी गई है, न्यूनतम आयु सीमा, ठीक है। उसके बाद में आपके प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय कल्याण पदाधिकारी की बात की जाए तो यहाँ भी ये भी लेवल 7 की पोस्ट है, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 125 है। तो वैकेंसीज के बारे में आप देख रहे हैं, एक एक पोस्ट पे भर भर के इकट्ठा कर दिया गया है। और अगर हम टोटल बात करें, टोटल कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो टोटल यहाँ पर 1945 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके लिए आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो निकाली जाती हैं, प्लस में सीडीपीओ की भी वैकेंसी को इसके साथ में ऐड कर दिया गया है। तो सीडीपीओ की जो वैकेंसी है वो कितनी है, यहाँ पर 12 वैकेंसी सीडीपीओ की है। तो कुल अगर वैकेंसी की बात की जाए, कुल पोस्ट की बात की जाए तो 1945 पोस्ट ये हो जाती हैं, प्लस 12 सीडीपीओ की हो जाती हैं। तो कुल मिला के ये आपका 5 2 7 1957 पोस्ट, 1957 पोस्ट, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। तो इस पे आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर तैयारी करने की ज़रूरत है। पूरी रणनीति पे हम लोग पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन का जो बिहार सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लाया गया है। यहाँ पर दो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगी। पहली चीज़, यहाँ पर जो ये आपका पॉइंट 2 दिया गया है, इस पॉइंट 2 के अंदर कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के पूर्व जो अधियाची विभागों के द्वारा जो अधियाचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर अभी संख्या को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन रिक्तियों की संख्या में अभी भी परिवर्तन हो सकता है, बढ़ भी घट सकती हैं, इसमें ये घट भी सकती है। दोनों कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन घटने वाली संभावना आपको कम ही देखने को मिलेगी। संख्या बढ़ सकती है, इस चीज़ के लिए आप अवेयर रहिएगा। अगर नहीं भी बढ़ती है तो इतनी पोस्ट 1957 पोस्ट कम नहीं होती है। पहली बार इतना तो 3 से 4 साल में भी बीपीएससी के द्वारा नहीं करवाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, जो सेकंड एस्पेक्ट यहाँ पर दिया गया है कि उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर जो संख्या कितना आपका यहाँ पे फॉर्म भरा जाएगा उसके आधार पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक पालियों या 1 से अधिक सेटों में आयोजित की जाएगी। तो कहने का मतलब, जैसे आपको बताया गया है कि अभी यूपी सरकार के द्वारा ये बताया गया कि अगर किसी भी परीक्षा के अंदर 4 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाते हैं तब वहाँ पर उस परीक्षा को 2 से अधिक पालियों में करवाया जाएगा। अगर यहाँ पर ये भी क्लियर मान के चलिए कि इतनी पोस्ट है तो इसमें हर एक स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो फॉर्म तो डालेगा ही डालेगा। तो मोस्टली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मोर देन 7 to 8 लाख या मोटा मोटा आप मान के लिए 10 लाख तक भी फॉर्म पड़ने की संभावना है, और या अधिक भी हो सकते हैं। वो तो अब फॉर्म भरे जाने के बाद में ही प्रेडिक्ट किया जाएगा, लेकिन मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10 लाख तक तो फॉर्म आसानी से पड़ ही जाएंगे। और 10 लाख फॉर्म पड़ा तो आप ये मान के चलिए कि परीक्षा 2 दिनों में होगी, 2 पालियों में होगी, ठीक है। 2 पालियों में होने का मतलब हो गया कि अलग अलग सेट में करवाई जाएगी, दोनों के पेपर, क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग रहेंगे। और अगर क्वेश्चन पेपर अलग हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन की भी कंडीशन लागू हो सकती है, और नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लागू होने के पीछे आप ये समझ लीजिएगा कि पेपर का स्तर जो है वो थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा 68 बीपीएससी और 69th बीपीएससी, इन दोनों के पेपर को हम एनालिसिस करके देखें तो 69th का पेपर जो है बीपीएससी के इतिहास में सबसे टफ पेपर प्रारंभिक परीक्षा का माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते थे उस तरह के प्रश्नों को भी समावेश किया गया था। पूरा पैटर्न तो चेंज ही कर दिया गया था, जो पहले 5 विकल्प था उसमें 4 विकल्प आ गए थे। मिलान वाले क्वेश्चन, कूट वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले क्वेश्चन, सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको 69th के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो एक बेहतर स्टैंडर्ड 69th बीपीएससी के द्वारा फॉलो किया गया था। और अभी हाल ही में आपने, अगर आप अवेयर रहते हैं और देखते रहते हैं आयोग से संबंधित चीज़ों को, तो आयोग के जो चेयरमैन हैं उन चेयरमैन का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा, और उस इंटरव्यू के अंदर उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि सर आने वाली 70th बीपीएससी के लिए आप क्या इनपुट देना चाहते हैं छात्रों को। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई इनपुट तो देने के उसमें नहीं है, क्योंकि हम जिस पोस्ट पे यहाँ से कोई इनपुट नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे। वहाँ पे उनके इंटरव्यू में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई थी। पहली चीज़ थी कि उनके द्वारा कहा गया कि हम जो वेटेज है हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देंगे, यानी कि जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न में हम एक समानता लाने का प्रयास करेंगे।
पैटर्न क्या रहा है कि पहले क्या होता था, बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में हम हिस्ट्री, स्टेट स्पेशल, करंट अफेयर और साइंस, इन 4 सेगमेंट पे अगर बेहतर पकड़ बना लेते थे, या जिन छात्रों का इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर बेहतर पकड़ रहती थी, वो आसानी से प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि इनके इनपुट से ये प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि ये हो सकता है कि अब की बार बीपीएससी की 17वीं बीपीएससी में हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया जाए। इक्वल वेटेज तो संभव नहीं होता है, लेकिन हाँ प्रेफरेंशियल सबके बराबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इन चारों सब्जेक्ट के बारे में जो हमने बात की, यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो लगभग 100 नंबर से ऊपर के प्रश्न इन्हीं 4 सब्जेक्ट से हो जाते थे। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो 30-40 प्रश्नों में लपेट दिए जाते थे। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन पेपर को, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया जाए। हर पेपर से आपके, हर टॉपिक से आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावना हो सकती है। अगर इस तरह से किया जाएगा तो अप्रोच को अपने बदलने की ज़रूरत है, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी नहीं। इसलिए आपको किसी भी स्तर पर कोई भी वो आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़नी है। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देते हुए बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पर तो तैयारी करेंगे ही, लेकिन जो आपके 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको बहुत कम लोग फोकस करते थे, उन पे भी प्रॉपर फोकस करने की ज़रूरत इस बार की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि हम अपने पेपर को, क्योंकि हर आदमी चाहता है अपने स्तर को बढ़ाने का, उन्होंने कहा कि हम हर बार अपने पेपर के स्तर में परिवर्तन करते आ रहे हैं और एक स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पेपर का स्टैंडर्ड भी हाई होगा, ये 100% आप मान के चलिए। स्तर जो होगा वो धीरे धीरे वो आगे इंक्रीज ही होगा। तो 68वीं 69वीं से भी बेहतर क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। टफ कहने का मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा एनालिटिकल हो सकता है, जहाँ पर अभी तक हम फैक्ट बेस्ड चीज़ों को पढ़ते थे, वो एनालिटिकल होने की संभावना है। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको समझना है। ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बनेगी, पेपर 1 से अधिक पालियों में होगा और संख्या बढ़ और घट दोनों सकती है। उसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि प्रेडिक्शन किया जा रहा था कि हो सकता है कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन हो। सिलेबस और इन सारी चीज़ों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, सारी चीज़ें नॉर्मल है। 17वीं बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्यार्थी को स्नातक अथवा उसके समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पे ये शब्द मायने रखता है, उत्तीर्ण होना, यानी कि अभी आप अपीयरिंग है और उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जो सीडीपीओ हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्नातक की डिग्री दी गई है, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग बताई गई है। क्या है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय के रूप में उनके पास में गृह विज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान होना चाहिए, समाजशास्त्र होना चाहिए, या श्रम या समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना अनिवार्य होगा अगर आप सीडीपीओ के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो सामान्य 17 जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है, इसके लिए तो आपके पास में केवल और केवल स्नातक होना चाहिए या उससे समतुल्य कोई डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अपीयरिंग आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, और बाल विकास के लिए आपके पास में इन सब्जेक्ट के आधार पर आपको वैकल्पिक विषय का चयन करना पड़ेगा जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा, और विशेष शैक्षिक योग्यता या विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। तो ध्यान से आपको इस बार पढ़ना है इसको, क्योंकि हो सकता है फॉर्म भरते समय कई बार गलतियां हो जाती हैं, किस पोस्ट के लिए आपको करना है, किन किन पोस्ट पे आप करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही कॉन्शियसली इसको पढ़ के तब आपको फॉर्म सबमिट करना है। ध्यान आपको इस बात का रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आरक्षण के मुद्दे की बात की जाए तो आरक्षण के मुद्दे पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आरक्षण के जो जितने भी आपके पैरामीटर्स दिए गए हैं उनको आपको एक बार क्लियर कर लेना है। मैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उस चीज़ को बता दे रहा हूँ। तो आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। आरक्षण का लाभ राज्य के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार होगी और राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर इसको दिया जाएगा। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण के लिए क्राइटेरिया बनाया गया है, उसके लिए जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है,
उसी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी फॉर्म भरते समय अगर आरक्षण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं आप, तो उस चीज को यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर देना है। दूसरी चीज है जो जाति के आधार पर आरक्षण हमारे भारत में चलता है, उस जाति के आरक्षण के आधार पर भी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास क्या होगा, बिहार राज्य होगा। ठीक है, जो बिहार के होंगे उन्हीं को स्थायी, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को जाति के आधार पर आरक्षण जो चल रहा है वो मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा जाति के आधार पर। ठीक है, आवेदन में दिया गया जो स्थायी पता है वही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा और उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। यह भी यहाँ पर विशेष बात कही गई है इसमें आरक्षण के लिए। ठीक है, तो आरक्षण जो है जाति के आधार पर वो केवल बिहार के निवासियों को मिलेगा। बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य राज्य का कोई व्यक्ति वहां पर फॉर्म भरता है तो जाति के आधार पर उसको वहां पर आरक्षण नहीं मिलेगा, केवल क्रीमी लेयर के आधार पर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज आगे बात कही गई है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा अगर वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी के द्वारा जो क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र होता है उसे अपने जो अस्थायी अधिवास है उस अंचल के राज्य के सरकार के द्वारा अधिसूचित अचलाधिकारी के द्वारा निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र के रूप में ही मान्य होगा। तो ये क्रीमी लेयर के बारे में बात की गई। आरक्षण का दावा करने वाले जो विवाहित महिलाएं हैं उनके जाति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो एक बार इसको आप बेहतर तरीके से फॉर्म भरने से पहले इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कई बार गलतियां हो जाती हैं और आपकी गलती, छोटी सी एक गलती से आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। ठीक है, या आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास में आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष पदाधिकारी के निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है और किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो इस लाइन को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और इसके ऊपर फोकस भी करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो इस नोटिफिकेशन में पढ़नी और समझनी अनिवार्य हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग में ये संकल्प के बारे में बात किया है। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उस व्यक्ति को क्या करना है, इस कॉलम को बहुत ध्यान से पढ़ के ही फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर यह भी दिया गया है कि कब से आपका पेपर स्टार्ट होगा, परीक्षा का प्रारूप क्या है, उन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। उम्र सीमा की बात की जाए तो उम्र सीमा की बात यहाँ पर 3 प्रकार की उम्र की कैटेगरी दिखाई गई है। न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष भी है कुछ पोस्ट के लिए, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष भी है कुछ पोस्ट के लिए और न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष भी है कुछ पोस्ट के लिए। तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। उनका कंफ्यूजन का कारण क्या रहता है, वो कहते हैं कि अभी हम 21 साल के हुए ही नहीं तो सिविल सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते। तो अगर कुछ जो पोस्ट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपकी आयु 20 वर्ष नहीं है, ठीक 20 वर्ष हो चुकी है और आप ग्रेजुएट भी हैं, तो ऐसी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं जिसकी आयु सीमा 20 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, और 21 और 22 के लिए अलग अलग ये न्यूनतम आयु सीमा है। तो न्यूनतम आयु सीमा वाले वर्ग में आप देख सकते हैं। ठीक है, दिनांक 1/8/2024 को, ठीक है, दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, 20, 21 और 22 वर्ष होनी चाहिए। कि जो उम्र की काउंटिंग होगी वो 1/8/2024 को। तो अगर 1 तारीख 8वां महीना 2024 को आप 20 वर्ष की आयु पूरा कर ले रहे हैं और आप स्नातक हैं, उत्तीर्ण हो चुके हैं, तो इस बीपीएससी के अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से आपको कॉन्शियसली समझ लेने की जरूरत है। ठीक है, आयोग द्वारा जो सर्टिफिकेशन वगैरह है वो कहाँ पे काउंट किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, उनको आप ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, बिहार सरकार के सरकारी सेवाओं में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आयु सीमा बिहार सरकार के 5 वर्षों की जो छूट दी जाती है, उन सारी चीज़ों का यहाँ पर विस्तृत विवरण दिया गया है। तो आयु सीमा भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो हर एक व्यक्ति के लिए आयु सीमा का पूरा यहाँ पर निर्धारण किया गया है। उस चीज़ को भी आप बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा।
शारीरिक क्षमता की बात की जाए तो शारीरिक क्षमता के लिए विभिन्न पोस्ट के लिए अलग अलग शारीरिक क्षमता का वो होता है, लेकिन उम्मीदवार स्वस्थ होना चाहिए, सुगंधित शरीर वाला होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कि कर्तव्यों का भलीभांति पालन करने में उसको बाधा उत्पन्न हो। चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वो नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपकी बात आती है शुल्क के लिए। तो कितनी शुल्क किस पोस्ट के लिए दी गई है? तो अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा यथा 70th सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या CDPO के लिए जो बायोमेट्रिक फी है उसके रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा यथा जो दिया गया है उसके लिए निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर उसको पैसे देने पड़ेंगे। सामान्य अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपये देना पड़ेगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो हैं उनको 150 रुपये देना है। ठीक है, बिहार राज्य की जो अस्थायी निवासी हैं सभी जो कि आरक्षित और अनारक्षित किसी भी वर्ग की हैं, महिलाएं हैं तो महिलाओं का केवल 150 रुपये लगेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो 40% या उससे अधिक के कोई दिव्यांग हैं तो उनको भी 150 रुपये का शुल्क यहाँ पर देना पड़ेगा। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए वो किसी भी जाति से, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, दिव्यांग हैं, लेकिन अगर वो बाहर के हैं, अन्य सभी बाहरी उम्मीदवार जो होंगे उनको 600 रुपये देना पड़ेगा दिव्यांग को छोड़ के। ठीक है, दिव्यांग कहीं के होंगे तो उनको आपको 150 रुपये ही फॉर्म में सबमिट करना है। क्लियर है? अभ्यर्थियों को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक के द्वारा स्वतः चार्ज के रूप में ले लिया जाता है। तो ये वो बात कही गई कि जो बैंक का भुगतान का एडिशनल चार्ज होता है वो तो आपको अलग से करना रहेगा। वही सारी बातें, इसमें कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, संयुक्त जो एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए परीक्षा का जो संरचना है वो किस प्रकार से है तो ध्यान से आपको समझना है। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है तो वो 3 चरणों में होता है, इसके बारे में आपको पता ही है। तो यहाँ पर वही चीज़ कही कि प्रारंभिक परीक्षा, एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसमें कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और कुल 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तरों के रूप में होंगे और उनका उत्तर आपको चयन करना रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए नकारात्मक यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों में हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो महज जांच परीक्षा होगी, ध्यान से समझिएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में पता है आपको, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि जो वैकेंसी निकाली गई है 1957 वैकेंसी जो है, इस वैकेंसी का 10 गुणा क्या होगा, उतने ही लोगों को क्या किया जाएगा, मुख्य परीक्षा में चयनित किया जाएगा। तो कुल मिला के इस संख्या को आप मोटे तौर पे मान सकते हैं कि लगभग 20,000 लोगों को क्या किया जाएगा, क्वालिफाई कराया जाएगा। किसके लिए? मुख्य परीक्षा के लिए। तो अभी से आपको प्रिपेयर हो जाना है, तैयार हो जाना है बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के इस 20,000 की श्रेणी में आने के लिए। और उस श्रेणी में आप कैसे पहुंचेंगे, क्या आपकी रणनीति होगी, कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपको करना है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग विस्तृत परिचर्चा करेंगे, उसको आपको बताएंगे, पढ़ाया जाएगा। मैराथन क्लासेस होंगी, फ्री भी कुछ प्रोग्राम होंगे, कुछ पेड प्रोग्राम होंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको जल्द ही अवगत कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि प्रारंभिक परीक्षा क्या है, महज जांच परीक्षा होगी और 10 गुणा उसमें लिया जाएगा, यानी 20,000 लोगों को ही क्वालिफाइड कराया जाएगा उसके लिए। ठीक है, इस परीक्षा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, भारत का इतिहास होगा, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं होंगी, सामान्य भूगोल होगा, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग होंगे तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत के राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपके प्रश्न होंगे। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर इस प्रारंभिक परीक्षा की उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। इसके लिए क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007
ये उसके भी हिसाब से जो आरक्षण की बात की गई वही बात है, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा कि आपको पता है सामान्य हिंदी 100 अंक का होता है, इसमें आपको 30% अंक प्राप्त करना रहता है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद में जो मुख्य पेपर आपके होते हैं वो 2 पेपर होते हैं, ये आपका होता है सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न और सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, यानी कि जीएस के पेपर 2 होते हैं और एक आपका निबंध का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों पेपर आपके 300 अंक के होते हैं और 900 अंक का आपका ये पेपर होता है और इसी पे आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। लेकिन इस फाइनल मेरिट को बनने से पहले आपको हिंदी क्वालिफाई करना पड़ेगा और आपका जो एक ऐच्छिक विषय है, जिसे वैकल्पिक विषय कहा जाता है या ऑप्शनल विषय कहा जाता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। विषय जो होगा मुख्य परीक्षा का वो आपका 100 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे और वो प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव इन नेचर होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे, इसलिए आपको बहुत ध्यान से ऑप्शनल को भी नहीं दरकिनार करना है और आपको ये जीएस के जो तीनों पेपर हैं इसमें भी क्वालिफाइंग करना है। लेकिन अब आपको एक बात विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका ऑप्शनल जो होता था वो रिटन में होता था तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती थी, अप्रोच आपको ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब ये क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव में इसको चूज करते समय आपको बहुत ही कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना है कि हमने इस ऑप्शनल को यूपीएससी के लिए पढ़ा था, इस ऑप्शनल को स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ा था। आपको यहाँ पे पूरी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है और इसको भी आपको क्वालिफाई करना है। तो इस दशा में आप क्या करेंगे कि आपका जो जीएस का जो सेगमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ को चूज कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, ठीक है। बाकी हम लोग अप्रोच बताएंगे कि कैसे आपको ऑप्शनल चूज करना है बीपीएससी के लिए, ठीक। ये सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इन ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अनिवार्य प्रश्नों के लिए कोड दिया गया है। और अगर बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ की बात की जाए तो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं कि सीडीपीओ में आपका सामान्य हिंदी का है, ध्यान से समझिएगा सीडीपीओ में और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो अगर सीडीपीओ के लिए आप देख रहे हैं तो सामान्य हिंदी आपका क्वालिफाइंग होता है, इसमें भी 30% आपको प्राप्त करना है। मेंस में आपके केवल 2 पेपर होते हैं, यहाँ पर निबंध वाला पेपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, सीडीपीओ के लिए। और वैकल्पिक विषय के लिए जैसे आपने देखा होगा कि जो सामान्य परीक्षा है वहाँ पर ऐच्छिक विषय ठीक ठाक मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर ऐच्छिक विषय का भी परिवर्तन है थोड़ा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जो कि 300 अंक का होगा। कितने अंक का? 300 अंक का होगा। विषयनिष्ठ आधारित होगा, ठीक है। विषयनिष्ठ मतलब लिखने का ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और मेगा निर्धारण के प्रयोजनकर्ता में इसकी गणना की जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा? ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है। तो सीडीपीओ के लिए जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे उन ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप क्वालिफाइंग नहीं करना है, ये आपके फाइनल मेरिट के अंदर जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गृह विज्ञान के लिए 39 कोड दिया गया है, ये सारे कोड हैं। तो इन चारों में से किसी भी एक आप ऑप्शनल को चूज करेंगे, ये आपका फाइनल क्वालिफाइंग इन नेचर है, नहीं है ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो यही अंतर है आपके बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और जो आपके सामान्य सिविल सेवा संयुक्त परीक्षा है उसके पोस्ट के अंतर्गत जो चीजें दी गई हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पुनः भरवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा हेतु विहित प्रक्रिया के द्वारा जमा करनी पड़ेगी। तो दोनों के लिए है, यही सारी बातें यहाँ पर हैं। और बाकी तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। व्यक्तित्व परीक्षण की बात की जाए तो व्यक्तित्व परीक्षण मुख्य परीक्षा के लिए 120 अंकों का होगा, ठीक है। और यहाँ पर सीडीपीओ और उन दोनों के लिए 120 अंकों का जो है आपका व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू कहते हैं, वो आपका करवाया जाएगा, ठीक है। अधिमानता का चुनाव कैसे किया जाएगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इनको एक बार आप पढ़िएगा। स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा विभिन्न पोस्टों के लिए, उसके लिए 16 रुपये जमा किया जाएगा। मेघा सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी या समकक्ष के लिए मुख्य परीक्षा के 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 300, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 300 और एक ऐच्छिक विषय 300 एवं साक्षात्कार 120। तो कुल मिला के 1020 अंकों के आधार पर मेघा सूची तैयार की जाएगी सीडीपीओ के लिए, यहाँ पर दिया गया है। और
अगर बात की जाए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा तो उसमें भी आपका 1020 अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, बस वहां पर आपका निबंध हटा के यहाँ पर ऐच्छिक भी आपका ऑप्शनल जोड़ दिया गया और वहां पर ऑप्शनल को क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है। ठीक है, अंतिम मेघा सूची के आधार पर ही मुख्य परीक्षा और फिर उम्मीदवार को उसके लिए बुलाया जाएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो है कि आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है। तो आवेदन इसका प्रारंभ हो रहा है 28/9/2024 से। 28 सितंबर से शुरू होगा और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 18/10/2024 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसके लिए जो प्रेडिक्शन किया जा रहा था कि प्रारंभिक परीक्षा की डेट क्या होगी, तो डेट का भी कोई ऐसा अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं किया गया है, तो वो ऊपर नीचे भी हो सकती है। वो नंबर ऑफ फॉर्म्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थियों को ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर लेना है। फोटो और इन सारी चीज़ों का PDF फॉर्मेट बना लेना। ऑनलाइन आवेदन करने की यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR सिस्टम भी लागू होगा। तो OTR अगर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अपना OTR बना सकते हैं और उस OTR के बाद में फिर आप एक बटन के माध्यम से तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसी सिस्टम है जैसे UP PCS के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, पेमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। डाउनलोड अगर फील्ड जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो कोई बहुत अब इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि इस प्रिपरेशन के अंतर्गत हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी और किस प्रकार से हमको इसको तैयार करना है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र पूछा गया है उसके लिए मैं आपको 3 स्ट्रेटेजी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपको अलग से बताऊँगा। पहली चीज़ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर KBC नैनो की बुक आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन की अलग अलग बुक आती है। अगर आपके पास नहीं भी है और आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का टॉपिक वाइज 38वें BPSC से लेके आज तक जितने भी पेपर हुए हैं टॉपिक वाइज आपको क्रेडोस द लर्निंग ऐप पे जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमने टॉपिक वाइज BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का PDF अपलोड किया है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एनालिसिस जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उस तरह से उसको करते रहिएगा। ठीक है, जो हाईली यील्ड एरिया है, जिसे हाई यील्ड एरिया ऑफ BPSC बोला जाता है, उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो उसमें आपका आता है हिस्ट्री, उसमें आपका आता है स्टेट स्पेशल, BPSC बिहार स्पेशल जिसे कहते हैं। ठीक है, आपका आता है साइंस और साइंस के बाद में आपका आता है करंट अफेयर। ये आपके हाईली यील्ड एरिया हैं। लेकिन हाईली यील्ड एरिया हैं तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको किसी और सब्जेक्ट को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इन पर आप विशेष पकड़ बना लीजिएगा। क्यों बना लीजिएगा, जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसमें कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे 38वीं BPSC से लेकर 69th BPSC के बीच में, तो आप एक अगर लिस्ट तैयार करेंगे तो लगभग 150 टॉपिक की ऐसी लिस्ट आती है कि जहां से BPSC लगातार क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो हमें इस चीज को, इन 150 टॉपिक को तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार ही करना है, उसके किसी भी डायमेंशन पे कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो पाए। पहली तो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पर जो 150 टॉपिक लगभग आपके आते हैं, हाईली यील्ड टॉपिक, जिनसे आपके प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और इन्हीं पर रिपीट होकर वो घूमता रहता है, तो अगर इन 150 टॉपिक को आप कर लेते हैं तो 90 से 95 प्रश्न तक आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा आपका जो वो आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है और आपका जो ज्योग्राफी है, इन चीज़ों पे भी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस तरह से आयोग के चेयरमैन का जो बयान आया है उस बयान से ये बात जाहिर सी है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बनेगी और हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, जिससे कि परीक्षा को और स्तरीय बनाया जा सके और छात्रों के बीच में एक बेहतर कंपटीशन का माहौल भी क्रिएट किया जा सके। तो उस बात को ध्यान में आपको हमेशा रखना है। फिर उसके बाद में स्टेट स्पेशल की बात की जाए तो स्टेट स्पेशल को भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको लिस्ट कंप्लीट प्रोवाइड ही कराऊंगा। साइंस और ये सारी चीज़ें हैं और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है,
मॉक टेस्ट आपको देते रहना है कम से कम। अगर आपके पास में अगर 50 से 60 दिन का समय बचा हुआ है तो कोशिश ये करिए कि 50 मॉक तो आप कम से कम करिए ही करिए, ठीक है। इसके लिए आप क्रेडोज लर्निंग ऐप के ऊपर जाके विभिन्न प्रकार के मॉक टेस्ट को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमारा एक क्रैश कोर्स भी आएगा इसके लिए, ठीक है। जल्दी ही कल से परसों के बीच में हम इसके क्रैश कोर्स को भी लॉन्च करेंगे, जिसमें कि ये जो हाईली ईल्ड टॉपिक हैं 150 ये प्लस 60 टॉपिक आपके हो जाएंगे कहाँ से, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी से। तो कुल मिला के 210 टॉपिक का एक कंप्रीहेंसिव आपको क्रैश कोर्स हम लॉन्च करेंगे इसके ऊपर। उसके साथ में आपका 26 टेस्ट पेपर फुल लेंथ वाले आपके जीएस के हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों के साथ में आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स मात्र बहुत ही कम प्राइस में हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उन सारी चीज़ों के लिए आप अवेयर रहिएगा। और बहुत जल्द आपको बहुत सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर, इन सारी चीज़ों का यूट्यूब के ऊपर विभिन्न प्रकार के सेशंस भी आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पूरी स्ट्रेटेजी जो हमने आपको बताया कि हाईली ईल्ड जो टॉपिक हैं बीपीएससी के, उन टॉपिक्स के सब टॉपिक का डिस्कशन के साथ में आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो हम बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट विशेष के साथ में हर एक स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है और सिविल सेवक बनना चाहता है, चाहे वो बिहार से हो या बाहर से हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा, आरओ की तैयारी कर रहा, हर एक स्टूडेंट इस फॉर्म को डाल सकता है, ठीक है। आरक्षण का ही लाभ नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें जनरल चीज़ में तो आप फाइट कर ही सकते हैं। तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आने वाले 2-4 साल में मिलने वाली नहीं है। तो और समय भी आपके पास कम है, 3 महीने के समय में टारगेट अप्रोच के साथ अगर बढ़ेंगे तो आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में आज इस सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।